हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के साथ स्टडी टैग पर जो है BSKG 178 इग्नू स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF फ्री में चाहिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है इकाई 19 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत, मंडल व षटगुण। षटगुण का मतलब होता है 6 गुण। सबसे पहला है उद्देश्य। इस इकाई का उद्देश्य है कि विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य सिद्धांतों में से एक मंडल सिद्धांत और उसके संबंधित षटगुण यानी 6 गुण को गहराई से समझें। विद्यार्थी जान पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राष्ट्रों का व्यवहार कैसे निर्धारित होता है। अंतर और मंडल सिद्धांत किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति को स्पष्ट करता है। साथ ही इसमें जुड़ी द्रव्य संपत्ति और अष्ट यानी 8 अन्य प्रकृति के पहलुओं को भी विस्तार से जानेंगे। सबसे पहला है प्रस्तावना, जिसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन केवल देशों के बीच के संबंधों का अध्ययन नहीं, बल्कि यह समझने की कोशिश है कि देशों के बीच शक्ति, स्वार्थ और सहयोग का क्या स्वरूप होता है। मंडल सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करता है कि राष्ट्र एक एक करके नहीं बल्कि मंडल या समूहों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कार्य करते हैं। इसके तहत ये भी समझा जाता है कि यह मंडल किस प्रकार के गुण, षटगुण और प्रकृतियों से निर्मित होते हैं। यह सिद्धांत भारत के प्राचीन राजनीति शास्त्र में विशेष रूप से उल्लेखित है, जो न केवल राजनीतिक सत्ता के विश्लेषण में मदद करता है बल्कि युद्ध नीति और कूटनीति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत क्या है? मंडल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक ऐसा सिद्धांत है जो देशों के अकेले नहीं बल्कि समूह या मंडल के रूप में व्यवहार करने पर जोर देता है, यानी कि ग्रुप में काम करने का कर पर जोर देता है। इसका मतलब है यह है कि देश केवल अपनी ताकत और नीति के आधार पर काम नहीं करते, बल्कि वे विभिन्न मंडलों यानी ग्रुप के भीतर अपनी रणनीति बनाते हैं और उसके हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को संचालित करते हैं। मंडल की परिभाषा और विशेषताएं। मंडल का अर्थ होता है एक परिसर या गोल क्षेत्र। राजनीति में मंडल का मतलब होता है एक ऐसा समूह या क्षेत्र जहां कुछ विशेष राजनीति या सामरिक गतिविधियां होती हैं। यह समूह देशों का हो सकता है जो सामरिक या आर्थिक उद्देश्य के लिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मंडल सिद्धांत का इतिहास और स्रोत। यह सिद्धांत भारतीय राजनीति शास्त्र में विशेष महत्व रखता है। प्राचीन भारतीय राजनीतिज्ञ और शासक इसे अपनी युद्ध नीति, कूटनीति और राज्य व्यवहार के लिए उपयोग करते थे। यह मुख्य रूप से मंडल सिद्धांत का आधार बनता है, जो कई प्राचीन ग्रंथों जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाया जाता है। मंडल सिद्धांत के मुख्य बिंदु। सबसे पहला है राष्ट्र अकेले काम नहीं करते। इसके अंदर इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी देश या राज्य पूरी दुनिया में अकेले नहीं चलता। वे हमेशा अपने आसपास के देशों के साथ गठबंधन, विरोध या सहयोग की स्थिति में होते हैं। इससे पता चलता है कि देश का व्यवहार समूह या मंडल की भूमिका से बहुत प्रभावित होता है। दूसरा है मंडल में शक्ति संतुलन। मंडल सिद्धांत बताता है कि देशों के बीच शक्ति संतुलन कैसे बनता है। एक मंडल का लक्ष्य होता है कि वह अपने सदस्यों की सुरक्षा और सामरिक हितों को बनाए रखे। अगर कोई देश बहुत शक्तिशाली हो जाता है तो अन्य देश मिलकर उसका सामना करने की कोशिश करते हैं। तीसरा है मंडल का गतिशील स्वरूप। मंडल स्थिर नहीं होता, वे समय समय पर बदलते रहते हैं। किसी देश के हितों के अनुसार मंडलों में देश शामिल होते हैं या बाहर हो जाते हैं। इस तरह मंडल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिस्थितियों के अनुसार लगातार विकसित होता रहता है। चौथा है मंडल की भूमिका में सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों होता है। मंडल सदस्यों के बीच सहयोग होता है, जैसे सामरिक, रक्षा या आर्थिक समझौते, लेकिन मंडल के भीतर प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, जैसे सत्ता के लिए या संसाधनों के लिए टकराव। यह बताता है कि मंडल के सदस्य हमेशा एक जैसे नहीं होते, उनके हित अलग अलग हो सकते हैं। पांचवा है मंडल और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संबंध। मंडल सिद्धांत द्विपक्षीय दो देशों के बीच संबंध से अलग है, क्योंकि यह बहुपक्षीय संबंधों को महत्व देता है। इसका मतलब है कि केवल दो देश नहीं बल्कि बड़े समूह के देशों के बीच के रिश्ते को समझना जरूरी है। छठा है मंडल का क्षेत्रीय प्रभाव। प्रत्येक मंडल का एक भौगोलिक क्षेत्र है। यह क्षेत्रीय प्रभुत्व होता है। मंडल के देश अपने सीमाओं के भीतर और आसपास अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। इससे क्षेत्रीय राजनीति पर मंडलों का बड़ा नियंत्रण रहता है। सातवां है मंडल सिद्धांत में विरोधी और मित्र देश का निर्धारण। मंडल सिद्धांत यह भी स्पष्ट करता है कि कोई देश कौन से मंडल का सदस्य है और कौन से मंडल का विरोधी। इस आधार पर रणनीति, कूटनीति और युद्ध नीति बनती है। मंडल सिद्धांत के उदाहरण इतिहास से। प्राचीन भारत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या कहता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत की व्याख्या की, जिसमें बताया गया कि ये एक राजा के आसपास कई प्रकार के राज्यों का समूह होता है। पड़ोसी राज्य मित्र हो सकते हैं या शत्रु हो सकते हैं। कौटिल्य ने कहा कि पड़ोसी के पड़ोसी भी शत्रु हो सकते हैं। इस तरह कई मंडल बनते हैं। आधुनिक समय के उदाहरण हैं जैसे नाटो या समूह या क्वाड हो गया। ये सारे जो सदस्य हैं, ये जो समूह हैं, ये इसका एक उदाहरण है मंडल सिद्धांत का।
नेक्स्ट है, इसके विपरीत दुश्मन देशों के अलग अलग मंडल बनते हैं। ठीक है, मंडल सिद्धांत का महत्व, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में मदद करता है कि देश केवल अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रहते, देश समूह में काम करते हैं और ये समूह उनकी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। मंडल सिद्धांत से ये भी पता चलता है कि कैसे युद्ध या शांति की स्थिति बनती है। ये सिद्धांत नीति निर्धारकों के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि ये रणनीति बनाने में मार्गदर्शन करता है। अगला है राजमंडल मूल प्रकृति। राजमंडल का अर्थ क्या है? एक केंद्रीय राज्य और उसके चारों ओर बने प्रभाव क्षेत्र का वह मंडल या क्षेत्र जिसमें उसकी शक्ति, कूटनीति और सैन्य प्रभाव रहता है, यानी बीच में एक राज्य और उसके आसपास अलग अलग राज्य। ये विचार चाणक्य कौटिल्य ने अपने नीति शास्त्र अर्थशास्त्र में बताया था और ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहला है राजमंडल क्या है? राजमंडल सिद्धांत में माना जाता है कि प्रत्येक राज्य के चारों ओर एक मंडल होता है। उस राज्य का प्रभाव क्षेत्र, यह मंडल न केवल भौगोलिक क्षेत्र होता है बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य प्रभाव का दायरा भी होता है। राज्य मंडल में क्या क्या है? केंद्र में होता है पहली बात तो राज्य, और क्या होता है कि मुख्य या प्रमुख राज्य होता है। राजा का राज्य जो होता है वो मुख्य होता है या केंद्र में होता है। उसके आसपास होते हैं पड़ोसी राज्य। पड़ोसी राज्यों के और भी पड़ोसी होते हैं जो कुछ हद तक उनके शत्रु भी माने जाते हैं। ये एक तरह का वृत्त सर्कल है जिसमें केंद्रीय राज्य और उसके आसपास के प्रभाव क्षेत्र को समझाया गया है। दूसरा है राजमंडल के घटक। सबसे पहला है केंद्रीय राज्य। इसके अंदर यह वह राज्य है जिसकी शक्ति, प्रभाव और सामरिक महत्व सबसे अधिक होते हैं। यह राज्य अन्य राज्यों के लिए शक्ति का केंद्र होता है। केंद्रीय राज्य अपने चारों ओर के राज्यों पर अपनी सत्ता और प्रभाव स्थापित करता है। दूसरा है पड़ोसी राज्य। अगला नेक्स्ट है, ये राज्य केंद्रीय राज्य के आसपास होते हैं। पड़ोसी राज्य या तो मित्र हो सकते हैं या शत्रु हो सकते हैं। पड़ोसी का पड़ोसी अक्सर शत्रु होता है क्योंकि उसके हित केंद्रीय राज्य से टकराते हैं। पड़ोसी के पड़ोसी क्या है? ये राज्य आमतौर पर केंद्रीय राज्य के लिए शत्रु माने जाते हैं। ये मानना इस सिद्धांत की विशेषता है कि मेरे पड़ोसी का पड़ोसी मेरा दुश्मन है। इस कारण इसे केंद्रीय राज्य को अपने पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधन और मित्रता बनानी होती है ताकि वह इन शत्रुओं से सुरक्षित हो। तीसरा है राजमंडल की मुख्य विशेषताएं। शक्ति के आधार पर संबंध। राजमंडल में राज्य आपस में मित्रता या शत्रुता के आधार पर जुड़े होते हैं जो मुख्य रूप से उनकी शक्ति के स्तर पर निर्भर करता है। अगर कोई पड़ोसी कमजोर है तो वह शत्रु या तो मित्र बनता है या उसके प्रति सशक्त स्थिति अपनाई जाती है, यानी कि कड़ी स्थिति अपनाई जाती है। अगर कोई पड़ोसी शक्तिशाली है तो वह खतरा बन सकता है। अगला है सामरिक और कूटनीति गतिशीलता। राजमंडल में संबंध स्थिर नहीं होते, वे समय के साथ बदलते रहते हैं। कभी पड़ोसी मित्र बनता है तो कभी जो पड़ोसी होता है वो शत्रु बन जाता है। मध्यस्थता, युद्ध, गठबंधन, समझौते जैसे कई कूटनीति उपाय इस मंडल की विशेषता है। नेक्स्ट है प्रभाव क्षेत्र। राजमंडल सिद्धांत में प्रभाव क्षेत्र का विचार महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि मुख्य राज्य के आसपास के राज्यों में उसका असर रहता है, मतलब कि जो केंद्र वाला जो राज्य है उसका जो आसपास के राज्यों पर उसका असर रहता है या प्रभाव रहता है। ये प्रभाव राजनीतिक दबाव, सैन्य ताकत, आर्थिक हितों के माध्यम से हो सकता है। प्रभाव क्षेत्रों को बढ़ाना या सीमित करना मुख्य राजा की नीति पर निर्भर करता है कि वो अपना प्रभाव और ज़्यादा बढ़ाए या फिर अपना सीमित रखे। सुरक्षा का सिद्धांत। अगला, राजमंडल मुख्य रूप से सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केंद्रीय राज्य अपने पड़ोसी राज्यों के साथ रिश्ते बनाकर अपने राज्य की रक्षा करता है। शत्रु का शत्रु मेरा मित्र की नीति इस सिद्धांत में लागू होती है। चौथा है राजमंडल सिद्धांत के महत्वपूर्ण विचार। इसके अंदर पहला हम पढ़ेंगे कि मित्र और शत्रु का निरंतर परिवर्तन। राजमंडल सिद्धांत में बताया गया है कि मित्र और शत्रु की स्थिति स्थायी नहीं रहती। ठीक है, पड़ोसी राज्य कभी मित्र हो सकता है तो कभी शत्रु हो सकता है। राज्य को सदैव अपनी सुरक्षा और लाभ के लिए अपने मित्र और शत्रु की स्थिति पर ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट है बल और प्रभाव का संतुलन। राजमंडल सिद्धांत बल के संतुलन पर भी जोर देता है। एक राज्य को चाहिए कि वह अपने पड़ोसियों के बीच सामरिक और कूटनीतिक संतुलन बनाए रखे। इससे क्षेत्रीय स्थिरता आती है और युद्ध की संभावना कम होती है। अगला है गहन कूटनीति। राजमंडल में कूटनीति बहुत जटिल होती है। कई बार आपको शत्रु के शत्रु से भी मित्रता करनी पड़ती है। यह कूटनीति जाल राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए आवश्यक होती है। पांचवा है राजमंडल के उदाहरण। चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य के लिए राजमंडल सिद्धांत का प्रयोग किया। उसने बताया कि एक राजा को अपने पड़ोसियों की शक्ति और नियत को समझते हुए राजनीति करनी चाहिए। ठोस रणनीति का उदाहरण क्या है? यदि आपके पड़ोसी राज्य कमजोर हैं तो आप उससे मित्रता कर सकते हैं या उसे नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसी के पड़ोसी जो अक्सर आपकी सीमा से दूर होते हैं वे आपके लिए खतरा हो सकते हैं, इसलिए उनसे सतर्क रहना चाहिए। नेक्स्ट है द्रव्य प्रकृति। राजमंडल सिद्धांत में द्रव्य प्रकृति का अर्थ है एक राजा
राज्य के आंतरिक भौतिक और आर्थिक स्थिति यानी उसकी वह वास्तविक शक्ति जो युद्ध, कूटनीति और राजनीति के संचालन में सहायक होती है। चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में बताया कि कोई भी राज्य केवल विचारों, नीति या कूटनीति से नहीं चलता, बल्कि वह जिन संसाधनों का भोग करता है वही उसकी वास्तविक स्थिति को तय करती है। यानी कि अंदर की जो उसकी स्थिति है, शक्ति है उसकी, वही तय करती है और वही द्रव्य प्रकृति होती है। द्रव्य प्रकृति का आशय क्या है? द्रव्य का अर्थ है धन, संसाधन, जनसंख्या, सेना, खजाना, कृषि, व्यापारी आदि। द्रव्य प्रकृति से तात्पर्य है एक राजा के पास कितने भौतिक संसाधन हैं जिनसे वह अपने राज्य का संचालन और रक्षा कर सकता है। इस प्रकृति को समझे बिना किसी राज्य की शक्ति का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है द्रव्य प्रकृति के प्रमुख घटक। पहला है स्वामी की क्षमता। राजा की व्यक्तिगत योग्यता, चरित्र, निर्णय क्षमता, साहस और न्यायप्रियता कैसी है, ये उस पर डिपेंड करता है। यदि राजा योग्य हो तो सीमित संसाधनों को भी राज्य को सफल बना सकता है। जो सीमित संसाधन है उससे भी राज्य को सफल बना सकता है अगर राजा योग्य है तो। एक अयोग्य स्वामी चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो, राज्य को संकट में डाल सकता है। दूसरा है अमात्य। योग्य मंत्रिमंडल राज्य द्रव्य संसाधनों का उचित उपयोग कर सकता है। अमात्य मतलब मिनिस्टर या एडवाइजर। ये मंत्री रणनीति बनाते हैं, कूटनीति में सहायक होते हैं और अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। भ्रष्ट या अयोग्य अमात्य द्रव्य संसाधनों का दुरुपयोग कर सकते हैं। तीसरा है जनपद। राज्य का भूगोल, उसकी सीमाएं, प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, जल, वन और जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या जितनी उत्पादक, शिक्षित और समर्पित होगी, राज्य उतना ही समृद्ध और मजबूत होगा। जनपद की उन्नति राज्य के समग्र शक्ति को बढ़ाता है। दुर्ग यानी किला, किलेबंदी या राज्य की रक्षा प्रणाली। दुर्ग एक सुरक्षित स्थान है जो संकट में शरण देता है और शत्रुओं को रोकता है। आधुनिक संदर्भ में यह रक्षा संस्थान सैन्य अड्डों या सुरक्षा संरचनाओं से जोड़ा जा सकता है। पांचवा है कोष यानी खजाना। कोष या खजाना राज्य की आर्थिक रीढ़ होती है। युद्ध हो, अकाल हो या कूटनीति सौदे, सभी के लिए धन आवश्यक होता है। चाणक्य ने कहा है कोष मूलो दंड, यानी दंड शक्ति या सैन्य बल की जड़ कोष है। दंड यानी कहते हैं कष्ट देना, सैन्य बल, हथियार, युद्ध कौशल और संकट। बिना दंड के कोई राज्य अपने को सुरक्षित नहीं रख सकता। यह आंतरिक व्यवस्था बाहरी आक्रमण दोनों से रक्षा करता है। सातवां है मित्र यानी दोस्त। शक्तिशाली और विश्वसनीय मित्र संकट के समय मददगार होता है। मित्र देशों के साथ व्यापार, कूटनीति और युद्ध में सहयोग राज्य ताकत को बढ़ाता है। चाणक्य ने शत्रु का शत्रु मित्र होता है को भी द्रव्य शक्ति के तत्वों में माना है। द्रव्य प्रकृति का महत्व, राजनीतिक स्थिरता। अगर राज्य के पास पर्याप्त धन, संसाधन और योग्य नेतृत्व है तो राज्य स्थिर रहता है। आंतरिक विद्रोह, असंतोष और भ्रष्टाचार कम होता है। दूसरा है युद्ध की तैयारी। किसी भी युद्ध या संकट के समय द्रव्य प्रकृति तय करती है कि राज्य लड़ेगा या झुकेगा, क्योंकि उसकी अगर आंतरिक शक्ति अगर मजबूत हुई तभी लड़ पाएगा। अच्छे कोष और सेना के बिना राज्य अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता। तीसरा है कूटनीति में प्रभाव। अगर कोई राज्य आर्थिक और सामरिक रूप से मजबूत है तो उसका राजनीतिक प्रभाव भी अधिक होगा। वे अन्य राज्यों से बेहतर समझौते कर पाएगा। अगर नहीं हुई उसके कहते हैं आंतरिक और शक्ति मजबूत, तो वो कूटनीति नहीं कर सकता। प्रशासनिक कुशलता। द्रव्य प्रकृति के बल प्रशासन सुचारू रूप से चलता है। न्याय, कर, कृषि, व्यापार और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहती है। नेक्स्ट है आधुनिक संदर्भ में द्रव्य प्रकृति। आज के समय में भी द्रव्य प्रकृति की अवधारणा अत्यंत प्रासंगिक है। प्राचीन तत्व जो है उनके हिसाब से हम पढ़ेंगे कि आज के टाइम में आधुनिक रूप क्या है उसके। जैसे पहले कोष की बैंकिंग सिस्टम या रिजर्व बैंक या फंडिंग हो गया। दंड जो है वो सैन्य बल, हथियार प्रणाली, सुरक्षा एजेंसी में बदल गया। दुर्ग यानी किला जो रक्षा तंत्र, साइबर सिक्योरिटी, सीमा सुरक्षा में बदल गया। मित्र अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन जैसे नाटो, क्वाड में बदल गया। जनपद जनसंख्या, संसाधन, बुनियादी ढांचे में बदल गया। आमत्य यानी कैबिनेट मंत्री या नौकरशाही में बदल गया। स्वामी यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति में बदल गया आज के जमाने में। नेक्स्ट है अष्ट अन्य प्रकृति। राजमंडल सिद्धांत में चाणक्य ने केवल स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र की चर्चा ही नहीं की, बल्कि उसके आंतरिक आयामों मतलब प्रकृतियों को भी महत्वपूर्ण माना। ये 8 तत्व राज्य की गहराई से समझ और संचालन में सहायक होते हैं। इन्हें चाणक्य ने अष्ट अन्य प्रकृति के रूप में परिभाषित किया, यानी 8 अदर्स नेचर्स। ये प्रकृति साम्राज्य की गूढ़ शक्ति, सामर्थ्य और रणनीति व्यवहार को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह तत्व राज्य के बाहरी स्थिति के साथ साथ उसकी भीतरी गुणवत्ता को भी दर्शाती है। अष्ट अन्य प्रकृति कौन कौन सी है, यानी 8 अन्य प्रकृति कौन कौन सी है? चाणक्य के अनुसार 8 अन्य प्रकृति निम्नलिखित है। पहली है शक्ति, दूसरी स्थान, तीसरा है काल, चौथा है व्यवसाय, पांचवा द्रव्य, छठा है मित्र, सातवां है श्रेय और आठवां है प्राकृतिक संपत्ति का ज्ञान। तो इसे एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है शक्ति। शक्ति का मतलब केवल सेना या हथियार नहीं होता, बल्कि इसमें राजनीतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक ताकत भी शामिल होती है। चाणक्य ने इसे 3 भागों में बांटा। पहला है मनुष्य शक्ति यानी जनसंख्या, सैनिक, नागरिक। दूसरा है प्राकृतिक शक्ति जिसमें संसाधन, भौगोलिक स्थिति आती है। तीसरा है धन शक्ति यानी आर्थिक संपन्नता। शक्ति का सही उपयोग ही राज्य की नीति, युद्ध और कूटनीति को सफल बनाता है।
दूसरा है स्थान। राज्य की भौगोलिक स्थिति उसकी सुरक्षा, व्यापार और रणनीति को प्रभावित करती है। उदाहरण, पर्वतीय क्षेत्र में राज्य दुर्गम होता है लेकिन कृषि सीमित होती है। जहाँ पर्वत की जगह पे वो सुरक्षित होता है लेकिन वहाँ पे कृषि अच्छी नहीं हो पाती। समुद्र तट पर राज्य व्यापार में समृद्ध होता है, ठीक है, वहाँ पे शक्तिशाली होता है लेकिन आक्रमण की आशंका बनी रहती है, नावों से भी आक्रमण हो सकते हैं। आधुनिक संदर्भ में ये भू राजनीतिक रणनीति का आधार बनता है। नेक्स्ट है काल। काल का अर्थ है कार्य करने का सही समय। चाणक्य ने इसे नीति का सबसे सूक्ष्म तत्व माना है। युद्ध, संधि, कर, व्यवस्था, कानून और प्रशासन सब कुछ सही समय पर किया जाए तो फलदायक होता है। समय का अनुचित चुनाव भारी नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब कि अगर समय का ज्ञान नहीं हुआ तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। चौथा है व्यवसाय। राज्य की नीति निर्माण प्रक्रिया में काम आता है, ठीक है। इसमें 3 भाग होते हैं। पहला है शांति, जब राज्य शांतिपूर्वक विकास करे। युद्ध यानी जब राज्य को आक्रमण या प्रतीक्षा करनी चाहिए। और दूसरा है उभयम, जब दोनों स्थितियां साथ चले, यानी शांति और युद्ध दोनों साथ चले। व्यवसाय का सही चुनाव ही राज्य की प्रगति का आधार बनता है। पांचवा है द्रव्य। यह द्रव्य प्रकृति का ही एक विस्तृत और नीति संबंधित रूप है। इसमें कोष, कृषि, उत्पादन, व्यापार, कर प्रणाली और आय के स्रोत आते हैं। एक संपन्न राज्य की अपने नागरिकों को सुविधा देना, सेना को वेतन और कूटनीतिक खर्च वहन कर सकता है। ये हमने ऊपर पढ़ लिया है द्रव्य प्रकृति में। छठा है मित्र यानी दोस्त। चाणक्य ने मित्र को बार बार एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व माना है। मित्र वही होता है जो संकट के साथ दे, सहयोग करे और विश्वास पात्र हो। मित्र की प्रकृति भी जांचनी होती है, क्या वह स्थायी है या स्वार्थी है या अस्थायी है। आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह राजनीतिक गठबंधन के रूप में देखा जाता है, जैसे नाटो, क्वाड आदि। सातवां है श्रेय। श्रेय क्या है? किसी भी नीति या राज्य की अंतिम भावना प्रजा का कल्याण होनी चाहिए। यदि राजा केवल स्वार्थ, विस्तार या युद्ध के लिए नीति बनाता है तो वह नीति अधार्मिक और अल्पकालिक होगी, यानी कि उससे हारना तय है। श्रेय का अर्थ क्या होता है? नीति का नैतिक आधार, जनहित या न्याय और शांति। मतलब कि श्रेय क्या है कि जो राजा है वो अपने जो समाज है उसका कल्याण करे, उसके बारे में सोचे, अपने लोगों के लिए न्याय करे। ये चाणक्य के राज्य दर्शन की आत्मा होती है, ठीक है। आठवां है प्राकृतिक संपत्ति का ज्ञान। चाणक्य कहते हैं कि यदि राजा को उपरोक्त सभी प्राकृतिक का समुचित ज्ञान नहीं है तो वह राजनीतिक में असफल होगा। इस ज्ञान के बिना नीति, युद्ध, संधि सभी भ्रमित होंगे। राजा को सभी तत्वों का मूल्यांकन कर संतुलन बनाना चाहिए। अगर सब कुछ ज्ञान नहीं है तो वो जो राज्य है वो नष्ट हो जाएगा। लास्ट है सारांश। इस इकाई में चाणक्य द्वारा प्रतिपादित राजमंडल सिद्धांत और उसमें संबंधित तत्वों का अध्ययन किया गया है। राजमंडल सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक राजा के चारों और मित्र, शत्रु, तटस्थ और सहयोगी राज्यों का एक चक्र बना होता है जिसे मंडल कहा जाता है। राजा को अपनी नीति बनाते समय षट गुण यानी 6 गुणों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें शांति, युद्ध, आसन, यान, संश्रय और द्वैध भाव को समझना चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की रणनीति को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त चाणक्य ने द्रव्य प्रकृति और अष्ट अन्य प्रकृति, शक्ति, स्थान, काल, व्यवसाय, द्रव्य, मित्र, श्रेय, प्रकृति, संपत्ति का ज्ञान की भी चर्चा की, जो राज्य के आंतरिक और बाहरी नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।